हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाले हैं। यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जिसमें ज्योग्राफी का सेक्शन तीनों में पूछा जाता है। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी के भी बहुत ब्रांच हैं, जैसे इसे बांटा गया है जियोमॉर्फोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी समुद्र विज्ञान, फिर हो गया क्लाइमेटोलॉजी के बाद ओशियोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ओशियोनोग्राफी समुद्र विज्ञान, इन्वायरमेंट बस्ती भूगोल, ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे क्या हैं, ये सब ज्योग्राफी के ये सब ब्रांच है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो जियोमॉर्फोलॉजी जो है उसका एक वीडियो हमने कल अपलोड कर दिया था, और आज हम लोग देखने वाले हैं भू संचलन के बारे में। भू संचलन है ना। तो सबसे पहले ये हमारा एक बात बता देना चाहते हैं कि हम अभी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, और ये हमारा शॉर्ट नोट है। तो किसी भी पॉइंट को एकदम शॉर्ट में लिखा गया है, जिससे आसानी से समझा जा सके। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भू संचलन। भू संचलन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण उत्पन्न होने वाले बल को भू संचलन कहते हैं। समझ में आया? पृथ्वी के अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण पृथ्वी पर होने वाले संचलन को भू संचलन कहते हैं। भू संचलन एक प्रभाव है ना। तो इसके पीछे भू संचलन कैसे होता है? तो बल के कारण। तो ज्योग्राफी में हम लोग प्रभाव देखकर उसका कारण खोजते हैं। तो प्रभाव हो गया भू संचलन, और कारण इसका क्या है? बल। बल के कारण भू संचलन हो रहा है। तो भू संचलन इसको आगे दो भागों में बांटा गया है, उत्पत्ति के स्रोत के आधार पे दो भागों में बांटा गया है, इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक फोर्स को अंतर्जात बल कहते हैं, एक्सोजेनेटिक फोर्स बहिर्जात बल। तो अंतर्जात बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। वहीं पृथ्वी के वायुमंडल में उत्पन्न होने वाले बल को बहिर्जात बल कहते हैं। अब अंतर्जात बल को बल की तीव्रता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट और सडन मूवमेंट। डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट पटल विरूपण संचलन, सडन मूवमेंट आकस्मिक संचलन, है ना। तो पटल विरूपण संचलन जो होता है, कम तीव्रता वाले बल के कारण, यहाँ देखिए, कम तीव्रता वाले बल के कारण होने वाले संचलन को पटल विरूपण संचलन कहते हैं। वहीं आकस्मिक संचलन जो हो जाएगा, अधिक तीव्रता वाले बल के कारण होने वाले संचलन को आकस्मिक संचलन कहते हैं। तो पटल विरूपण संचलन कम तीव्रता वाले बल के कारण होता है। इसमें इससे क्या होता है? स्वरूप में परिवर्तन होता है, इसे महसूस नहीं करते, है ना। और इसके दीर्घकालिक प्रभाव से परिवर्तन होता है। जैसे एग्जाम्पल में जब कोई पर्वत का निर्माण होता है तो उसे हम लोग महसूस नहीं करते, क्योंकि वह बहुत ही धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है और बहुत दीर्घकालिक प्रभाव से परिवर्तन होता है, और उसके स्वरूप में भी परिवर्तन होता है ना। जैसे कि हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत की क्या है, धीरे धीरे बहुत कम सेंटीमीटर में उसकी ऊंचाई बढ़ रही है ना। इसकी ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जिसके कारण तो हम इसे प्रभाव महसूस नहीं कर सकते, और ये दीर्घकालिक प्रभाव से परिवर्तन होता है। वहीं सडन मूवमेंट की बात करें तो अधिक तीव्रता वाले बल के कारण होने वाले संचलन को आकस्मिक संचलन कहते हैं। इसे महसूस कर सकते हैं और अल्पकालिक प्रभाव से परिवर्तन होते हैं। जैसे भूकंप हो गया, तो यह क्या होता है? अचानक अधिक तीव्रता से एकदम भूकंप उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी अधिक तीव्रता के कारण
यह भूकंप उत्पन्न होता है, इसे महसूस भी कर सकते हैं और यह बहुत ही कम समय में क्या होता है, बहुत बड़ा तबाही भी लाता है, अल्पकालिक प्रभाव से होते हैं। अब देखिए कि पटल विरूपण जो संचलन था इसे भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। पटल विरूपण संचलन को 3 भागों में बांटा गया। टेक्टोनिक मूवमेंट, विवर्तनिकी संचलन, आइसोस्टैटिक मूवमेंट, समस्थैतिक संचलन, यूस्टैटिक मूवमेंट, सुस्थैतिक संचलन। तो टेक्टोनिक मूवमेंट जो होता है स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है, जैसे पर्वत, पठार, है ना, ये सभी क्या है, टेक्टोनिक मूवमेंट के अंतर्गत स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है, पर्वत और पठार। आइसोस्टैटिक मूवमेंट की बात करें तो सबसे पहले देखिए समस्थिति जो होता है, संतुलन की दशा, इसका मतलब होता है संतुलन की दशा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसे हम कह सकते हैं समस्थैतिक जो संचलन है, जब कभी बाह्य कारकों के प्रभाव से स्थल स्वरूपीय विशेषताओं में परिवर्तन के कारण असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब समस्थैतिक संचलन के द्वारा स्थल स्वरूपों संतुलन की दशा को प्राप्त करते हैं। जैसे हम आप लोग को बताते हैं कि जब कोई मान लिया जाए स्थल खंड है ना, कोई स्थल खंड है, यहाँ पे बहुत सारा क्या है, बहुत सारा जंगल है, मान लिया यहाँ पे जंगल है, और इसको क्या किया हम लोगों ने, सारे जंगल को काट कर यहाँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, हॉस्पिटल, रोड, सड़कें, पुल ये सब बना दिए। तो यहाँ क्या हो गया, असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई तो इसके अंदर जो प्लेटें हैं इसके ऊपर क्या होता है, या तो वजन बढ़ गया या तो वजन इसके ऊपर हल्का हो गया। तो ये प्लेटें आपस में संचलन करती है और संतुलन की दशा को प्राप्त करती है। तो यही संचलन को हम लोग समस्थैतिक संचलन कहते हैं। समझ में आया कि जब बाह्य कारकों के प्रभाव से स्थल स्वरूपीय विशेषताओं में परिवर्तन के कारण असंतुलन उत्पन्न हो गया, जंगल को काट दिए तो असंतुलन हो गया, तो क्या होगा, समस्थैतिक संचलन के द्वारा वह संतुलन की स्थिति को प्राप्त करता है। अब देखिए सुस्थैतिक संचलन, यूस्टैटिक मूवमेंट, है ना, तो महासागर में होने वाले समस्थैतिक संचलन को सुस्थैतिक संचलन कहते हैं। जो समस्थैतिक संचलन है यदि महासागर में हो रहा है तो उसको सुस्थैतिक कहेंगे। तो समझ में आया, यदि स्थल पे हो रहा है तो समस्थैतिक, और यदि समुद्र में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सुस्थैतिक, यानी यूस्टैटिक मूवमेंट, और ये हो जाएगा आइसोस्टैटिक मूवमेंट। स्थल पर है तो आइसोस्टैटिक, समुद्र में है तो सुस्थैतिक यानी यूस्टैटिक। अब आगे देखिए, विवर्तनिकी संचलन को भी आगे बांटा गया है बल की दिशा के आधार पर, है ना, दिशा के आधार पर इसे बांटा गया है, बल की दिशा के आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ देखिए टेक्टोनिक मूवमेंट, विवर्तनिकी संचलन, तो समझ में आ गया होगा आपको कि स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है जैसे पर्वत और पठार। अब इसे दिशा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, महादेश जनक संचलन और पर्वत निर्माणकारी संचलन, ओरोजेनिक मूवमेंट, और महादेश जनक संचलन को एपिरोजेनिक मूवमेंट कहते हैं, है ना। तो महादेश जनक संचलन जो होता है यह ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न होने वाले बल को महादेश जनक संचलन कहते हैं। मान ले ऊर्ध्वाधर दिशा या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न होने वाले बल को, ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न बल के कारण होने वाले संचलन को महादेश जनक संचलन कहते हैं। वहीं कहेगा पर्वत निर्माणकारी संचलन, तो क्षैतिज दिशा में उत्पन्न होने वाले बल के कारण होने वाले संचलन को पर्वत निर्माणकारी संचलन कहते हैं। क्षैतिज दिशा या तो इधर की ओर होगा या तो इधर की ओर होगा। समझ में आया, क्षैतिज दिशा हो गया। यदि अब देखिए, यदि दोनों एक ही तरफ ऐसे लग रहा है तो ये क्षैतिज दिशा है, तो इससे क्या हो जाएगा,
पर्वत का निर्माण हो जाएगा। यदि दोनों अपोजिट साइड में लग रहा है तो या तो चटकन, दरार, भ्रंशन की क्रिया होती है। तो इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए तो समझ में आ गया। महादेशजनक संचलन, ऊर्ध्वाधर दिशा में उत्पन्न होने वाले बल के कारण संचलन को महादेशजनक संचलन, और क्षैतिज दिशा में उत्पन्न होने वाले बल को पर्वत निर्माणकारी संचलन कहते हैं। अब महादेशजनक संचलन को भी दो भागों में बांटा गया है, अपलिफ्टमेंट और सबसिडेंस। अपलिफ्टमेंट उत्थान और सबसिडेंस अवतलन, है ना। उत्थान में क्या होता है, ऊपर की, है ना, ऊपर की ओर बल लगता है, और अवतलन में नीचे की ओर बल लगता है। तो उत्थान की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक चित्र, ये जैसे पहले हम यहीं आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं। ये महादेशजनक संचलन को दो भागों में बांटा गया है ना, उत्थान और निर्गमन, और दूसरा है अवतलन और निमज्जन। उत्थान में जो होता है या निर्गमन, दोनों में ऊपर की ओर, है ना, ऊपर की ओर बल के कारण होने वाले संचलन को उत्थान या निर्गमन कहते हैं, और अवतलन और निमज्जन में नीचे की ओर बल लगता है। तो यह देखिए, उत्थान की प्रक्रिया के अंतर्गत उत्थान में क्या होता है, जब कोई, है ना, उत्थान की प्रक्रिया के द्वारा, जैसे ये कोई स्थल खंड है, उत्थान की प्रक्रिया के द्वारा स्थल खंड का कोई भाग ऊपर की ओर, आसपास के क्षेत्र से ऊपर की ओर उठ जाता है और महाद्वीपीय पठार की उत्पत्ति होती है। वहीं निर्गमन की प्रक्रिया के द्वारा महाद्वीपीय मग्न तट, ये जैसे महाद्वीपीय मग्न तट है तो ये क्या हो गया, ऊपर की ओर उठ गया, वो है ना। महाद्वीपीय मग्न तट समुद्र की सतह से ऊपर की ओर, बाहर की ओर आ जाता है, तब तटीय मैदान का निर्माण करता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, ये कोई स्थल खंड का कोई भाग है, कोई स्थल आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठ जाता है और महाद्वीपीय पठार की उत्पत्ति होता है, तो ये उत्थान की प्रक्रिया के द्वारा हो गया। वही मान लिया जाए यहाँ पे तटीय मैदान था, है ना, ये तटीय मैदान है, ये ऊपर ऐसे उठ गया, वैसे हो गया, तो ये निर्गमन की प्रक्रिया के द्वारा जब महाद्वीपीय मग्न तट समुद्र की सतह से क्या हो गया, बाहर आ जाता है और तटीय मैदान का निर्माण करता है। अब वहीं देखिए अवतलन, तो अवतलन में क्या होता है, स्थल खंड का कोई भाग नीचे की ओर धंस जाएगा। यहाँ पे पहले क्या था, स्थल था इसे, तो ये क्या हो गया, अब नीचे धंस गया और महाद्वीपीय बेसिन का निर्माण कर दिया। और वहीं निमज्जन की प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा, यहाँ पे तटीय मैदान था और ये अब नीचे धंस गया, महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण कर दिया है, तो निमज्जन की प्रक्रिया के द्वारा। तो इसे हम लोग कह सकते हैं क्या, अगर इसको भाषा देने का कोशिश करें तो कहेंगे, जब महादेशजनक संचलन के अंतर्गत अवतलन की प्रक्रिया के द्वारा, है ना, स्थल खंड का कोई भाग आसपास की सतह से के अपेक्षा नीचे की ओर धंस जाता है और महाद्वीपीय बेसिन की उत्पत्ति होती है। वहीं निमज्जन की प्रक्रिया के द्वारा तटीय मैदान समुद्र की सतह से नीचे की ओर धंस जाता है और महाद्वीपीय मग्न तट का निर्माण करता है। समझ में आया, निमज्जन की प्रक्रिया के द्वारा। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं पर्वत निर्माणकारी संचलन। यहाँ जो हम लोग देख रहे थे पर्वत निर्माणकारी संचलन, ये देखिए, है ना। तो पर्वत निर्माणकारी संचलन को भी आगे बांटा गया है ओरोजेनिक मूवमेंट, दो भागों में, संपीड़न बल, कॉम्प्रेशन फोर्स, और दूसरा है तनाव मूलक बल, टेंशन फोर्स। संपीड़न बल में क्या होता है ना, दोनों तरफ से दबाया जाता है, यह देखिए दोनों तरफ से दबाया जा, और टेंशन फोर्स से दोनों ओर से क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है। तो संपीड़न बल में आपका पर्वत की उत्पत्ति होती है जब दोनों तरफ से दबाया जाएगा किसी स्थल खंड को। मान लिया जाए ये स्थल है, इसे दोनों तरफ से दबाइएगा तो क्या होगा, ये बीच से ऐसे उठ जाएगा और पर्वत का निर्माण कर देता है। बलन की प्रक्रिया के द्वारा
अपनति और अभिनति का निर्माण होता है और मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण करता है। अपनति मतलब होता है बाहर की ओर। जैसे ये देखिए इधर दोनों तरफ से फोर्स यहाँ से हम लगाएं तो क्या हो गया, ये बलन ऐसे पड़ गया, इसमें मोड़दार पड़ गया। तो जो ऊपर उठा हुआ है बाहर की ओर है तो ये हो गया अपनति, और जो अंदर की ओर है ये हो गया अभिनति। अपनति क्या हो गया, ये वाला अपनति हो गया, और अभिनति हो गया अंदर की ओर, और मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण हो गया। तो समझ में आया। वहीं तनाव मूलक बल की अगर बात करें तो दोनों ओर से क्या हो रहा है, खिंचाव इसे पड़ रहा है। तो जैसे ये मान लिया जाए कोई ये चट्टान था, तो चट्टान में अगर खिंचा होगा तो यहाँ चटकन पड़ गया, थोड़ा सा और खिंचा हुआ तो और ये बड़ा हो गया, दरार बन गया, और ज़्यादा खिंचा हुआ तो यहाँ भ्रंशन हो गया। समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए कि ये एक पर्वत है। क्या है, पर्वत। तो पर्वत में ये क्या है कि ये मान लिया जाए जब तनाव मूलक बल के कारण, है ना, जब दोनों ओर से खिंचाव, जब दोनों ओर से इसको मान लिया जाए इधर से खिंचाव पड़ रहा है, जब तनाव मूलक बल के कारण भ्रंशन की प्रक्रिया होती है तो भ्रंश तल के सहारे, ये क्या है, भ्रंश तल के सहारे, जब भ्रंश तल के सहारे स्थल खंड का कोई भाग ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित हो जाता है तो ऊपर उठे हुए भाग को भ्रंश पर्वत और नीचे गहरे भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। समझ में आया। ये देखिए ये जो ऊपर उठा हुआ है ये क्या है, भ्रंश पर्वत हो जाएगा, और जो नीचे धंस गया है इसे क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी। तक जब कोई स्थल खंड, है ना, तनाव मूलक बल के द्वारा ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित हो जाता है, ये क्या है, ये स्थलखंड नीचे की ओर विस्थापित हो गया, ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित हो जाता है तो ऊपर उठे हुए भाग को भ्रंश घाटी और नीचे धंसे हुए भाग को भ्रंश पर्वत कहते हैं। समझ। और ये क्या है, भ्रंश तल है, जिसके सहारे कोई स्थल खंड ऊपर या नीचे जा रहा है तो ये क्या हो गया, भ्रंश तल हो गया। अब देखिए जब किसी ब्लॉक पर्वत, ये क्या है, ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश पर्वत को हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जब किसी भ्रंश पर्वत के दोनों तरफ भ्रंश तल के साथ घाटी का निर्माण होता है तब पर्वत को हॉस्ट पर्वत कहते हैं। इसके दोनों तरफ घाटी बन गया तो अब ये क्या बन जाएगा, हॉस्ट पर्वत। और है ना, उस नीचे घाटी को हम लोग ग्रेवेन कहते हैं। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। ये देखिए एक बार हमको फिर आपसे शॉर्ट को समझा देना चाहते हैं कि ये एक पर्वत था, जब ऊपर या नीचे की ओर जब बल लगता है तो कोई स्थल खंड ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित होता है तो भ्रंश घाटी और भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग को भ्रंश पर्वत और नीचे धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं। वहीं जब भ्रंश घाटी के दोनों तरफ घाटी का जब निर्माण हो जाता है तो उसे हॉस्ट पर्वत कहते हैं और घाटी को हम लोग ग्रेवेन कहते हैं। अब आगे देखिए तनाव मूलक, यहाँ पे क्या है, तनाव मूलक बल के कारण भ्रंशन की क्रिया होती है। जैसे दोनों तरफ से इसे खिंचाव पड़ रहा है ना, इधर से भी और इधर से भी, तो तनाव मूलक बल लगेगा, इसे भ्रंशन की क्रिया होगी। भ्रंश तल के सहारे स्थल खंड का कोई भाग ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित होता है तो उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत और धंसा हुआ भाग भ्रंश घाटी या रिफ्ट वैली कहलाता है। अब देखिए बलन के प्रकार। बलन तो आप लोग जानते ही हैं कि जब दोनों तरफ से दबाया जाता है किसी स्थल खंड को तो उसमें क्या हो जाता है, बलन पड़ जाता है, ऊपर नीचे क्या बलन, ऐसे ऐसे ये क्या हो गया, बलन पड़ गया। तो अब इसी के बलन के प्रकार हम लोगों को पढ़ना है। तो यह देखिए ये एक पर्वत है, तो बलन की यदि दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल एक समान है, मान लिया ये बलन है, इस तरीके से बलन की दोनों भुजाएं, एक भुजा और ये दूसरा भुजा, इसका लंबाई और ढाल यदि दोनों समान है तो सममित बलन कहलाएगा, सिमेट्रिकल फोल्ड। यदि बलन की भुजाओं की लंबाई समान नहीं है, इधर ज़्यादा लंबा है इधर कम लंबा है और ढाल भी असमान है तो उसे असममित बलन कहते हैं, एसिमेट्रिकल फोल्ड। अब देखिए यदि बलन की एक भुजा क्षैतिज तल के
लंबवत हो, क्षैतिज तल के क्या हो, लंबवत हो। यह देखिए बलन की एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, तो ये भुजा क्या है, क्षैतिज तल के क्या है, यहाँ पे लंबवत है। तो जब बलन की एक भुजा क्षैतिज तल के लंबवत हो तो उसे हम लोग एक दिग्नत बलन मोनोक्लाइनल फोल्ड कहते हैं। अब दूसरा आगे देखिए कि यदि बलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर हो, जैसे ये एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया, दोनों क्या है, समानांतर है, लेकिन क्षैतिज नहीं है, मान लीजिए ये क्षैतिज नहीं है, मतलब लेटा हुआ नहीं है, समानांतर तो है लेकिन क्षैतिज नहीं है, तो उसे हम लोग समनत बलन कहते हैं, आइसोक्लाइनल फोल्ड। अब आ जाइए परिबलित बलन। परिबलित बलन में क्या होता है, यदि बलन की दोनों भुजाएं समानांतर और क्षैतिज है, मान लीजिए बलन की एक भुजा ये है और दूसरा भुजा ये है, समानांतर है ना जी, और दोनों क्षैतिज भी है, तो इसे हम लोग परिबलित बलन कहते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा स्थल है, ये स्थल के ऊपर हमारा बलन का क्रिया किया हुआ है। दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल समान है, सममित बलन। दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल असमान है तो असममित बलन। बलन की एक भुजा क्षैतिज तल के लंबवत है तो एक दिग्नत बलन। बलन की दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर है लेकिन क्षैतिज नहीं है तो समनत बलन। बलन की दोनों भुजाओं समानांतर और क्षैतिज है तो परिबलित बलन कहलाएगा, है ना। और ये नीचे क्या है, सी लेवल तो हमेशा नीचे ही रहेगा, है ना, स्थल खंड से तो नीचे ही रहेगा सी लेवल। अब आगे एक और यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, ये हमारा स्थल खंड है और ये बलन की क्रिया इस तरीके से पड़ गया है ना, आधा नीचे है और आधा ऊपर है। तो जब अत्यधिक संपीड़न बल के कारण परिबलित बलन आप लोग देख चुके हैं, ये परिबलित बलन है। जब अत्यधिक संपीड़न बल के कारण परिबलित बलन ऊपर की भुजा टूटने के बाद, ये देखिए ऊपर की भुजा क्या होता है, टूटने के बाद जब दूर विस्थापित हो जाता है, ये देखिए क्या हो गया, दूर विस्थापित हो गया, ये तो यही था और ये ऊपर वाला आगे की ओर विस्थापित हो जाता है, तब इसे व्युत्क्रम भ्रंश, तो जिस तल पर यह भुजा विस्थापन होता है उसे व्युत्क्रम भ्रंश तल कहते हैं। इसी तल पे ना विस्थापन हो रहा है तो इसे हम लोग व्युत्क्रम भ्रंश तल कहते हैं, है ना। और चूंकि विस्थापित बलन की भुजा को ग्रीवाखंड या नैपे कहते हैं, और ये जो विस्थापित हुआ है जो आगे की ओर गया है उसे हम लोग ग्रीवाखंड या नैपे कहेंगे, है ना। जिस तल पे विस्थापित हो रहा है उसे व्युत्क्रम भ्रंश तल, और जो विस्थापित होके आगे चला गया उसे ग्रीवाखंड या नैपे कहते हैं। जब वही परिबलित बलन की नीचे की भुजा, है ना, यही परिबलित बलन है और इसका जो नीचे की भुजा था ये क्या हो गया, बलन नीचे की भुजा टूटने के बाद ऊपर की ओर चली जाती है तो प्रतिबलित बलन का निर्माण होता है। यहाँ देखिए समझ में आया, ये परिबलित बलन था। परिबलित बलन की ऊपर की भुजा जिस तल पे विस्थापित होता है उसे व्युत्क्रम भ्रंशन तल कहते हैं, रिवर्स फॉल्ट प्लेन, और ऊपर की भुजा जो विस्थापित होती है उसे ग्रीवाखंड या नैपे कहेंगे। यदि नीचे की भुजा टूटकर ऊपर की ओर चली जाती है तो उसे प्रतिबलित बलन कहते हैं, ओवरटर्न्ड फोल्ड। यह देखिए इस तरीके से चला जाता है। तो अब देखिए थोड़ा सा और है, अब है यहाँ पे एक यहाँ पे देखिए, जब किसी अपनति में, अपनति तो आप लोग जान ही रहे हैं, अपनति जैसे ये कोई पर्वत है इस तरीके से, तो ऊपर की ओर जो होता है ये अपनति है और जो अंदर की ओर धंसा होता है उसे अभिनति कहते हैं। जब किसी अपनति में, तो अपनति जब किसी, यह देखिए ये अपनति है ऊपर की ओर है, तो जब किसी अपनति में कई अपनतियां और अभिनतियां बन जाती है तो उसे हम लोग सम अपनति कहते हैं, एंटीक्लाइनोरियम। ये क्या था, अपनति था, इसमें कई सारे अपनति और अभिनति बन गया, है ना, तो इसे हम लोग सम अपनति एंटीक्लाइनोरियम कहते हैं, इसे पंखा बलन भी कहते हैं। ये देखिए कई सारी अपनतियाँ और अभिनतियाँ बन गए। ये अगर इसको अगर बात करें तो ये अपनति है, अपनति है, अपनति, अपनति। अब अभिनति कौन हो जाएगा, जो अंदर की ओर, ये अभिनति है, अभिनति है, अभिनति है, अभिनति है, अभिनति है। वहीं इसका अगर अपोजिट में बात करिएगा, अभिनति मतलब अंदर की ओर है ये,
जब किसी अभिनति में कई अपनति और अभिनति बन जाती है तो उसे हम लोग समभिनति कहते हैं, साइनक्लाइनोरियम। साइनक्लाइनोरियम। अब यहाँ पे देखिए एक और है, जब दो बलन के बीच की भुजाओं के बीच 90 डिग्री से कम हो तो उसे हम लोग क्लोज्ड फोल्ड या बंद बलन कहते हैं। और खुला बलन किसे कहेंगे कि यदि दो बलन के बीच 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे हम लोग खुला बलन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। एक बार हम आपको फिर से स्पीड से बता देने का कोशिश करते हैं, 2 मिनट में रिव्यू दे दें, है ना। जो हम लोग अभी तक पढ़ें उसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। भू संचलन क्या है, तो पृथ्वी के अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण उत्पन्न होने वाले बल को भू संचलन क्या है, तो पृथ्वी के अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के कारण पृथ्वी पर होने वाले संचलन को भू संचलन कहते हैं। भू संचलन क्या है, प्रभाव है। तो इसका कारण क्या था, बल के कारण संचलन हुआ। उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। अंतर्जात बल कहेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं, और पृथ्वी के वायुमंडल में उत्पन्न होने वाले बल को बहिर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल को तीव्रता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, पटल विरूपण संचलन और आकस्मिक संचलन। पटल विरूपण संचलन कम तीव्रता वाले बल के कारण होने वाले संचलन को पटल विरूपण संचलन कहते हैं, और अधिक तीव्रता वाले बल के कारण होने वाले संचलन को आकस्मिक संचलन कहते हैं। पटल विरूपण संचलन कम तीव्रता है, इससे स्वरूप में परिवर्तन होता है, महसूस नहीं करेंगे, और दीर्घकालिक प्रभाव से इसका स्वरूप में परिवर्तन होता है ना। अब क्या है, आकस्मिक संचलन जो होता है यह भूकंप और ज्वालामुखी इसे महसूस कर सकते हैं और इसके अल्पकालिक प्रभाव से उत्पन्न होता है। अब आगे बात करें तो पटल विरूपण संचलन को 3 भागों में बांटा गया है, विवर्तनिकी संचलन, समस्थैतिक संचलन, सुस्थैतिक संचलन। विवर्तनिकी संचलन के अंतर्गत स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति होती है, पर्वत और पठार। समस्थैतिक संचलन जब होता है बाह्य कारकों के प्रभाव से असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो समस्थैतिक संचलन के द्वारा संतुलन को प्राप्त करते हैं। यही जब समस्थैतिक संचलन समुद्र के महासागर के अंदर होता है तो उसे हम लोग सुस्थैतिक संचलन कहते हैं। आगे बात करें पर्वत निर्माणकारी संचलन ओरोजेनिक मूवमेंट की, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, संपीड़न बल और तनाव मूलक बल। संपीड़न बल जब दोनों तरफ से दबाया जाता है तो संपीड़न बल लगता है, इससे क्या होता है, बलन की प्रक्रिया के द्वारा पर्वतीय मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण होता है। और तनाव मूलक बल जब दोनों ओर से खींचा जाता है तो चटकन, दरार और भ्रंशन की क्रिया होती है ना। अब ये क्या है, पर्वत है, तो जब भ्रंशन की प्रक्रिया के द्वारा तनाव मूलक बल के द्वारा भ्रंशन की प्रक्रिया होती है तो जब कोई स्थल खंड आसपास के क्षेत्र से ऊपर या नीचे की ओर क्या होता है, विस्थापित हो जाता है तो ऊपर उठे हुए भाग को भ्रंश पर्वत और नीचे वाले भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं, और जिस तल के सहारे ऊपर या नीचे जाती है उसे हम लोग भ्रंश तल कहते हैं। अब ये देखिए, जब भ्रंश पर्वत के दोनों तरफ घाटी का निर्माण होता है तो उसे हम लोग हॉस्ट पर्वत कहते हैं और घाटी को हम लोग ग्रेवेन कहेंगे। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे उसी को बताया गया है कि तनाव मूलक बल के कारण भ्रंशन की प्रक्रिया होती है। भ्रंश तल के सहारे स्थल खंड का कोई भाग ऊपर या नीचे की ओर विस्थापित होता है तो उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत और धंसा हुआ भाग भ्रंश घाटी कहलाता है। बलन के प्रकार है, दोनों बलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल समान है तो सममित बलन, बलन की दोनों भुजाओं की लंबाई और ढाल असमान है तो असममित बलन, बलन की एक भुजा क्षैतिज तल के लंबवत है तो एक दिग्नत बलन, बलन की दोनों भुजा है ना समानांतर है लेकिन क्षैतिज नहीं है तो उसे समनत बलन कहेंगे। यदि बलन की दोनों भुजाओं समानांतर और क्षैतिज है तो परिबलित बलन कहलाएगा, है ना। परिबलित बलन का ऊपर का भुजा जिस तल पे टूट कर विस्थापित हो जाता है उसे हम लोग व्युत्क्रम भ्रंशन तल कहते हैं, और ऊपर वाले भाग को जो विस्थापित होता है उसे ग्रीवाखंड या नैपे कहते हैं, है ना। जब परिबलित बलन की नीचे की भुजा, ये क्या है,
जब परिबलित बलन की नीचे की भुजा टूटकर ऊपर की ओर विस्थापित हो जाती है तो इसे हम लोग प्रतिबलित बलन कहते हैं। यह देखिए ऊपर की ओर विस्थापित हो गया है। अब देखिए जब किसी अपनति में, अपनति मतलब ऊपर की ओर, जब किसी अपनति में कई अपनति और जब किसी अपनति में कई अपनतियां और अभिनतियां बन जाती है तो उसे हम लोग सम अपनति कहते हैं, इसे पंखा बलन भी कहते हैं। वहीं जब किसी अभिनति में कई अपनतियां और अभिनतियां बन जाती है तो उसे हम लोग सम भी नति कहते हैं, साइनक्लाइनोरियम। अब यह क्या है, जब दो बलनों के बीच 90 डिग्री से कम का कोण हो तो उसे बंद बलन कहते हैं, और यदि दो बलन के बीच 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण हो तो उसे खुला बलन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो भू संचलन है पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहाँ से था ये भू संचलन, ये हो गया है ना, ये देखिए। फिर पटल विरूपण संचलन, फिर पर्वत निर्माणकारी संचलन, बलन के प्रकार। तो आगे हम लोग बात करेंगे, ये देखिए बहिर्जनित भू संचलन, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट के बारे में। तो इस तरीके से हम हर एक टॉपिक को आपके सामने है ना डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।